हेलो फ्रेंड, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा की ओर, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। आज हम उससे संबंधित जो है वो घटनाओं को आज पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि वो कौन सी परिस्थिति थी जिसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यह प्रारंभ किया गया था। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया बच्चों कि 1922 में एक घटना होती है गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर, और वह घटना जो होता है वहाँ पे आंदोलनकारी जो है वह हिंसात्मक हो गए थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वो फैसला को स्थगित कर दिया था। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रही को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। गांधी जी को यह विचार था कि यह आंदोलन जो कि हिंसक हुआ है और हो सकता है कि आगे भी अगर यह कंटिन्यू रहा तो यह आंदोलन जो होता है और अधिक हिंसक होता चला जाएगा, और अभी जो सत्याग्रही है उनको व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। इसलिए इन बातों पर विचार करते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब देखिए, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इसके बाद हमने देखा कि जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से है उन्हें 1924 में छोड़ दिया गया था। और यह वह समय था क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो है बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी की इन नीति के को पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन स्थगित हो। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो है नेता थे जो कि अब गांधी जी से थोड़ा अलग हो गए थे, और गांधी जी ने भी जो है अब थोड़ा सा भारतीय राजनीति से थोड़े समय के लिए जो है वो संन्यास ले लिया था। अब देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे और वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो अब जो है कुछ कांग्रेस के ही नेता थे जिनका ये मानना था कि वो परिषद के चुनाव में हिस्सा लेकर वहां से जीत के जो है शायद अपनी बात को और अच्छे से रख पाएंगे। तो इस तरीके से अब उन्होंने गांधी जी से अलग होके कुछ अलग विचारधारा के चलते जो है उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही जो एक पार्टी का गठन किया था, और 2 प्रमुख नेता थे। 1923 की बात है बच्चों ये। 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक स्वराज पार्टी जो है वो बनाई थी। जो इस तरह के विचारधारा वाले जो लोग थे उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। उनको लगता था कि अब जो भी चीज़ें हैं, जो भी कमियां हैं ब्रिटिश सरकार की, हम भी परिषद में हिस्सा लेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, उनकी नीतियों का विरोध करेंगे और ये बताएंगे कि वह जो कुछ कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जिनका ये विचार था, जिसकी वजह से जो होता है वो कांग्रेस में अंतर्गत क्या किया, उन्होंने एक नए पार्टी बनाई, जो कि पार्टी कौन सी थी, स्वराज दल। CR दास मतलब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये पार्टी भी बहुत फेमस है, 1923 में बन रही है। और इसे कौन इसके फाउंडर है, इनके है CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि थोड़ा उग्र जन आंदोलन हो और अब पूर्ण स्वतंत्रता की हम बात यहाँ पे करें। तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए वो दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में 2 ऐसे तत्व थे जिन्होंने आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में 2 ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी थी। तो चलिए बच्चों, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में भारतीय राजनीति की रूपरेखा ही बदल दी थी। तो जो पहला तत्व था या जो पहला कारक था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ये पहला कारक था हमारा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर।
हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है वो किससे गुजर रहा है, वो पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा था, क्योंकि जब किसान की उपज को कोई खरीद ही नहीं रहा है तो वो किस प्रकार से पैसा कमाएंगे, किस तरीके से वो लगान को चुकाएंगे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने, देखिए यही पृष्ठभूमि है और दूसरा कारक आपका आ रहा है, और वो आ रहा है, क्या आ रहा है, साइमन कमीशन। ऐसा माहौल चल रहा है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, यहाँ पे किसानों, भारत में हम देख रहे हैं किसानों मजदूरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। और इसी समय जो है ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन हो रहा है, टोरी सरकार, और उसने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। क्या कहा गया था? साइमन कमीशन क्यों यहाँ आया था? वो आया था भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। देखिए बच्चों, गौर करिएगा, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को देखने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बनाया। हमें ये दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए कमीशन बना रहे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसे क्या कहा गया, साइमन कमीशन। और उसके सारे के सारे सदस्य जो थे, जो 7 के 7 सदस्य थे, वो कौन थे? वो अंग्रेज थे। आप भारतीयों के संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं और उसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो ये जो इस तरीके का जो कमीशन आया था, उसका पूरे देश में, पूरे राष्ट्रव्यापी जो होता है, इसका विरोध किया गया था। साइमन को जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि उसके सारे के सारे जो लोग थे वो क्या थे? अंग्रेज थे। जितने भी जो उसके मेंबर थे वो अंग्रेज थे। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत किससे किया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ये बहुत फेमस नारा था जो उस समय लोगों के द्वारा दिया गया था कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, के नारों से जो है उसका स्वागत किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। मतलब इसमें राष्ट्रव्यापी जो है इसका विरोध किया गया था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, या फिर वो अन्य जो पार्टियां थी, सभी ने इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इसी विरोध को, और मैं बता दूं कि इसी समय जो है इसी साइमन कमीशन जो है उसको विरोध करते हुए पंजाब में लाला लाजपत राय की जो है लाठीचार्ज हुई और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा वो था। साइमन कमीशन के विरोध करने में जो था, हमने बहुत जो महत्वपूर्ण जो थे व्यक्तित्व, उनको भी हमने खो दिया था। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने क्या कहा? 1900 अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल से ऐलान किया था। ये जो लॉर्ड इरविन ने जो ये कहा था डोमिनियन स्टेटस, तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको पहले लेके जाती हूँ। क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वो ये कहते हैं कि भारतीय जो है वो अपना संविधान नहीं बना सकते हैं। उन्हें संविधान मतलब बनाना, अपना स्वयं का जो होता है संविधान, वो बना ही नहीं सकते हैं। तो इस चुनौती को जो है स्वीकार करते हुए क्या किया, एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो होता है उसमें भारतीयों के संविधान संबंधी जो है बात की गई थी, जिसका नेतृत्व जो है पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। और उसमें इस नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें क्या बात कही गई थी? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। और कहा गया था, ये कहानी 1928 से चालू हो रही है बच्चों, उसमें यह कहा गया था कि अगर 1 साल के अंदर अगर सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार, हमें डोमिनियन स्टेटस या अधिराज्य के हमारी मांग को पूर्ण नहीं करती है, तो अब जो है हम कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन प्रारंभ करेंगे? सिविल डिसोबीडिएंट जो मूवमेंट था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम प्रारंभ करेंगे। तो 1929 में जो होता है स्थिति को देखते हुए जो लॉर्ड इरविन जो उस समय वायसराय यहाँ के थे, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल से ऐसा ऐलान तो कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लेकिन अब जो है क्या हुआ,
इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्राक खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। और अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? उन्होंने बोला 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और इस अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, याद रखना, लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन 1929, क्योंकि इस अधिवेशन में कहा गया कि अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। देखिए, अभी भी जो उदारवादी नेता वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, जो ब्रिटिश डोमिनेंट स्टेटस है उसी के पक्ष में है, लेकिन जो तीव्र खेमा था, इस खेमे का प्रभाव जो है अब घटता जा रहा था, क्योंकि अब क्या होता, जो युवा जो क्रांतिकारी जो खेमा था वो ज़्यादा, जो उग्रवादी खेमा था अब उसका ज़्यादा प्रभुत्व था और उदारवादी की अपेक्षा। आप देखिए, दिसंबर 1929 की बात है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या बात की गई? जरूर याद रखना बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया, लाहौर अधिवेशन में कहा गया पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की गई। अब हमें कोई आधा राज्य नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा स्वराज चाहिए। ये मांग औपचारिक रूप से जो होता है वो की गई थी, और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को क्या होगा, प्रथम स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाएगा। और यही कारण है बच्चों कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने 26 जनवरी की जो डेट है उसे ही जो है वो चुना था। ऐसा नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लगभग जो है अप्रूव हो चुका था, लेकिन हमने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है 26 जनवरी 1930। तो ये 26 जनवरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन था, एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि उस दिन जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाने का ऐलान किया गया था। सो वॉट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा? तो आज हमने सबसे पहले देखा कि किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने की पृष्ठभूमि जो है वो स्टार्ट हो गई थी, और कैसे कैसे जो है कौन कौन से तत्व जो है इसके लिए उत्तरदायी थे, चाहे वो आर्थिक मंदी हो या फिर साइमन कमीशन हो। उसके बाद जो है वो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई और फिर पूर्ण स्वराज की बात की गई।